बुरके, अफसाना निगार सादत हसन मंटो। ज़हीर जब 3rd ईयर में दाखिल हुआ तो एक दिन उसने महसूस किया कि उसे इश्क हो गया है, और इश्क भी बहुत अशद किस्म का, जिसमें अक्सर इंसान अपनी जान से भी हाथ धो बैठता है। वो कॉलेज से खुश खुश वापस आया कि 3rd ईयर में ये उसका पहला दिन था। जो ही वो अपने घर में दाखिल होने लगा, उसने एक बुर्का पोश लड़की देखी जो टांगे में से उतर रही थी। उसने टांगे में से उतरती हुई हजारहा लड़कियां देखी थीं, मगर वो लड़की जिसके हाथ में चंद किताबें थीं, सीधी उसके दिल में उतर गई। लड़की ने टांगे वाले को किराया अदा किया और ज़हीर के साथ वाले मकान में चली गई। ज़हीर ने सोचना शुरू कर दिया कि इतनी देर वो उसकी मौजूदगी से गाफिल कैसे रहा। असल में ज़हीर आवारा मनिश नौजवान नहीं था, उसको सिर्फ अपनी जात से दिलचस्पी थी। सुबह उठे, कॉलेज गए, लेक्चर सुने, घर वापस आए, खाना खाया, थोड़ी देर आराम किया और आमोख्ता में मसरूफ हो गए। यूं तो कॉलेज में कई लड़कियां थीं उसकी हम जमात, मगर ज़हीर ने कभी उनसे बातचीत नहीं की थी। ये नहीं कि वो बड़ा रूखा फीका इंसान था, असल में वो हर वक्त अपनी पढ़ाई में मशगूल रहता था। मगर उस रोज जब उसने उस लड़की को टांगे पर से उतरते देखा तो वो पॉलिटिकल साइंस का ताज़ा सबक बिल्कुल भूल गया। ख्वाजा हाफिज के तमाम नए अशार के मानी उसके जहन से फिसल गए और वो उन हाथों के मुताल्लिक सोचने लगा जिनमें किताबें थीं। पतली पतली सफ़ेद उंगलियां, एक उंगली में अंगूठी, दूसरा हाथ जिसने टांगे वाले को किराया अदा किया और वो भी वैसा ही खूबसूरत था। ज़हीर ने उसकी शक्ल देखने की कोशिश की, मगर नकाब इतनी मोटी थी कि उसे कुछ दिखाई न दिया। लड़की तेज तेज कदम उठाती उसके साथ वाले मकान में दाखिल हो गई और ज़हीर खड़ा देर तक सोचता रहा कि इतना कम फासला होने के बावजूद वो क्यों उसकी मौजूदगी से गाफिल रहा। अपने घर में जाकर उसने पहला सवाल अपनी माँ से ये किया, हमारे पड़ोस में कौन रहते हैं? उसकी माँ के लिए यह सवाल बहुत ताज्जुब खेज था। क्यों? मैंने ऐसे ही पूछा है। उसकी माँ ने कहा, मुहाजिर हैं हमारी तरह। ज़हीर ने पूछा, कौन है, क्या करते हैं? माँ ने जवाब दिया, बाप बेचारों का मर चुका है, माँ थी वो उम्र के हाथों माजूर है, अब 3 बहनें और एक भाई है। भाई सबसे बड़ा है, वही बाप समझो, वही माँ, बहुत अच्छा लड़का है। उसने अपनी शादी भी इसलिए नहीं की कि इतना बोझ उसके कांधों पर है। ज़हीर को 3 बहनों के इस बोझ से कोई दिलचस्पी नहीं थी जो उसके इकलौते भाई के कांधों पर था। वो सिर्फ उस लड़की के बारे में जानना चाहता था जो हाथ में किताबें लिए साथ वाले घर में दाखिल हुई थी। ये तो जाहिर था कि वो उन 3 बहनों में से एक थी। खाने से फारिग होकर वो पंखे के नीचे लेट गया। उसकी आदत थी कि वो गर्मियों में खाने के बाद 1 घंटे तक जरूर सोया करता था, मगर उस रोज उसे नींद ना आई। वो उस लड़की के मुतालिक सोचता रहा जो उसके पड़ोस में रहती थी। कई दिन गुजर गए मगर उनकी मुठभेड़ ना हुई। कॉलेज से आकर उसने सैकड़ों मर्तबा कोठे पर घंटों धूप में खड़े रहकर उसकी आमद का इंतजार किया, मगर वो ना आई। ज़हीर मायूस हो गया। वो बहुत जल्द मायूस हो जाने वाला आदमी था। उसने सोचा कि यह सब बेकार है, मगर इश्क कहता था कि यह बेकारी ही सबसे बड़ी चीज है। इश्क में सबसे पहले आशिक को इस चीज से वास्ता पड़ता है, जो घबराया वो गया। चुनाचे ज़हीर ने अपने दिल में अहद कर लिया कि पहाड़ भी टूट पड़े तो वो घबराएगा नहीं, अपने इश्क में साबित कदम रहेगा। बहुत दिनों के बाद जब वो साइकिल पर कॉलेज से वापस आ रहा था, उसने अपने आगे एक टांगा देखा जिसमें एक बुर्का पोश लड़की बैठी थी। उसका कयास बिल्कुल दुरुस्त निकला क्योंकि ये वही लड़की थी। टांगा रुका, ज़हीर साइकिल पर से उतर पड़ा। लड़की के एक हाथ में किताबें थीं, दूसरे हाथ से उसने टांगे वाले को किराया अदा किया और चल पड़ी, मगर टांगे वाला पुकारा, ए बीबी जी, ये क्या दिया तुमने? उसके लहजे में बदतमीजी थी। लड़की रुकी। पलटकर उसने टांगे वाले को अपने बुर्के की नकाब में से देखा। क्यों,
क्या बात है? टांगे वाला नीचे उतर आया और हथेली पर अठन्नी दिखाकर कहने लगा, ये 8 आने नहीं चलेंगे। लड़की ने महीन लर्जा आवाज में कहा, मैं हमेशा 8 आने ही दिया करती हूँ। टांगे वाला बड़ा वाहियात किस्म का आदमी था। बोला, वो आपसे रियायत करते होंगे, मगर ये सुनकर जहीर को तैश आ गया। साइकिल छोड़कर आगे बढ़ा। आओ देखा ना ताओ, एक मुक्का टांगे वाले की ठोड़ी के नीचे जमा दिया। वो भी संभला भी नहीं था कि एक और उसकी दाहिनी कनपट्टी पर, इस जोर का कि वो बिलबिला उठा। इसके बाद जहीर उस लड़की से, जो जाहिर है कि घबरा गई थी, मुखातिब हुआ, आप तशरीफ ले जाइए, मैं इस हरामजादे से निमट लूंगा। लड़की ने कुछ कहना चाहा, शायद शुक्रिया के अल्फाज थे जो उसकी जुबान की नोक पर आकर वापस चले गए। वो चली गई। 10 कदम ही तो थे, मगर जहीर को पूरे 20 मिनट उस टांगे वाले से निमटने में लगे। वो बड़ा ही लीचड़ किस्म का टांगे वाला था। जहीर बहुत खुश था कि उसने अपनी महबूबा के सामने बड़ी बहादुरी का मुजाहरा किया। उसने टांगे वाले को खूब पीटा था और उसने ये भी देखा था कि वो बुर्का पोश लड़की अपने घर से चिक लगी खिड़की के पीछे से उसको देख रही है। ये देखकर जहीर ने 2 घूंसे और उस कोचवान की ठोड़ी के नीचे जमा दिए। इसके बाद जहीर सर से पैर तक उस बुर्का पोश की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया। उसने अपनी वालिदा से मजीद इस्तफसार किया तो उसे मालूम हुआ कि उस लड़की का नाम यास्मीन है। 3 बहनें हैं, बाप उनका मर चुका है, माँ जिंदा है, मामूली सी जायदाद है जिसके किराए पर उन सब का गुजारा हो रहा है। जहीर को अपनी माशूका का नाम मालूम हो चुका था, चुनाचे उसने यास्मीन के नाम कई खत कॉलेज में बैठकर लिखे मगर फाड़ डाले। लेकिन एक रोज उसने एक तवील खत लिखा और तहैया कर लिया कि वो उस तक जरूर पहुंचा देगा। बहुत दिनों के बाद जब जहीर साइकिल पर कॉलेज से वापस आ रहा था, उसने यास्मीन को टांगे में देखा। वो उतर कर जा रही थी। लपक कर वो आगे बढ़ा, जेब से खत निकाला और हिम्मत और जुर्रत से काम लेकर उसने कागज उसकी तरफ बढ़ा दिए। ये आपके कुछ कागज टांगे में रह गए थे। यास्मीन ने वो कागज ले लिए। निकाब का कपड़ा सरसराया, शुक्रिया, ये कहकर वो चली गई। जहीर ने इत्मीनान का सांस लिया, लेकिन उसका दिल धक धक कर रहा था, इसलिए कि उसे मालूम नहीं था कि उसके खत का क्या हश्र होने वाला है। वो भी इस हश्र के मुतालिक सोच ही रहा था कि एक और टांगा उसकी साइकिल के पास रुका। उसमें से एक बुर्का पोश लड़की उतरी। उसने टांगे वाले को किराया अदा किया। ये हाथ जिससे किराया अदा किया गया था वैसा ही था जैसा उस लड़की का था जिसको पहली मर्तबा जहीर ने देखा था। किराया अदा करने के बाद ये लड़की उस मकान में चली गई जहां यास्मीन गई थी। जहीर सोचता रह गया, लेकिन उसको मालूम था कि 3 बहनें हैं। हो सकता है कि ये लड़की यास्मीन की छोटी बहन हो। खत देकर जहीर ने यह समझा था कि आधा मैदान मार लिया है, पर जब दूसरे रोज उसे कॉलेज जाते वक्त एक छोटे से लड़के ने कागज का एक पुर्जा दिया तो उसे यकीन हो गया कि पूरा मैदान मार लिया गया है। लिखा था, आपका मोहब्बत नामा मिला। जिन जज्बात का इजहार आपने किया है उसके मुतालिक मैं आपसे क्या कहूँ। मैं इससे आगे कुछ नहीं कह सकती। मुझे अपनी लौंडी समझिए। यह रुक्का पढ़कर जहीर की बाछें खिल गईं। कॉलेज में कोई पीरियड अटेंड ना किया, बस सारा वक्त बाग में घूमता और उस रुक्के को पढ़ता रहा। 2 दिन गुजर गए, मगर यास्मीन से जहीर की मुठभेड़ ना हुई। उसको बहुत कोफत हो रही थी, इसलिए कि उसने एक लंबा चौड़ा मोहब्बत भरा खत लिख दिया था और वो चाहता था कि जल्द अज जल्द उस तक पहुंचा दे। तीसरे रोज आखिरकार वो जहीर को टांगे में नजर आई। जब वो किराया अदा कर रही थी, साइकिल एक तरफ गिराकर वो आगे बढ़ा और यास्मीन का हाथ पकड़ लिया। हुजूर, ये आपके चंद कागजात टांगे में रह गए थे। यास्मीन ने एक झटके, गुस्से से भरे हुए झटके के साथ अपना हाथ छुड़ाया और तेज लहजे में कहा, बदतमीज कहीं के, शर्म नहीं आती तुम्हें? ये कहकर वो चली गई।
اور ظہیر کے محبت بھرے خط کے کاغذ سڑک پر پھڑپھڑانے لگے۔ وہ سخت حیرت زدہ تھا کہ وہ لڑکی جس نے یہ کہا تھا کہ مجھے اپنی لونڈی سمجھیے، اتنی رعونت سے کیوں پیش آئی ہے۔ لیکن پھر اس نے سوچا کہ شاید یہ بھی انداز دل ربانہ ہے۔ دن گزرتے گئے مگر ظہیر کے دل و دماغ میں یاسین کے یہ الفاظ ہر وقت گونجتے رہے، بدتمیز کہیں کے، شرم نہیں آتی تمہیں؟ لیکن اس کے ساتھ ہی اسے اس رکے کے الفاظ یاد آتے جس میں یہ لکھا تھا، مجھے اپنی لونڈی سمجھیے۔ ظہیر نے اس دوران میں کئی خط لکھے اور پھاڑ ڈالے۔ وہ چاہتا تھا کہ مناسب و موزوں الفاظ میں یاسمین سے کہے کہ اس نے بدتمیز کہہ کر اس کی اور اس کی محبت کی توہین کی ہے، مگر اسے ایسے الفاظ نہیں ملتے تھے۔ وہ خط لکھتا تھا مگر جب اسے پڑھتا تو اسے محسوس ہوتا کہ وہ غیر معمولی طور پر درشت ہے۔ ایک دن جبکہ وہ باہر سڑک پر اپنی سائیکل کے اگلے پہیے میں ہوا بھر رہا تھا، ایک لڑکا آیا اور اس کے ہاتھ میں ایک لفافہ دے کر بھاگ گیا۔ ہوا بھرنے کا پمپ ایک طرف رکھ کر اس نے لفافہ کھولا۔ ایک چھوٹا سا رکا تھا جس میں یہ چند سطریں مرقوم تھیں، آپ اتنی جلدی مجھے بھول گئے، محبت کے اتنے بڑے دعوے کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ خیر، آپ بھول جائیں تو بھول جائیں، آپ کی کنیز آپ کو کبھی بھول نہیں سکتی۔ ظہیر چکرا گیا۔ اس نے یہ رکا بار بار پڑھا۔ سامنے دیکھا تو یاسمین ٹانگے میں سوار ہو رہی تھی۔ سائیکل وہیں لٹا کر وہ اس کی طرف بھاگا۔ ٹانگا چلنے ہی والا تھا کہ اس نے پاس پہنچ کر یاسمین سے کہا، تمہارا رکا ملا ہے، خدا کے لیے تم اپنے کو کنیز اور لونڈی نہ کہا کرو، مجھے بہت دکھ ہوتا ہے۔ یاسمین کے برقعے کی نقاب اچھلی۔ بڑے غصے سے اس نے ظہیر سے کہا، بدتمیز کہیں کے، تمہیں شرم نہیں آتی؟ میں آج ہی تمہاری ماں سے کہوں گی کہ تم مجھے چھیڑتے ہو۔ ٹانگا چل ہی رہا تھا، تھوڑی دیر میں نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ ظہیر ہاتھ میں رکا پکڑے سوچتا رہ گیا کہ یہ معاملہ کیا ہے، مگر پھر اسے خیال آیا کہ معشوقوں کا رویہ کچھ اس قسم کا ہوتا ہے، وہ سرے بازار اس قسم کے مظاہروں کو پسند نہیں کرتے، خط و کتابت کے ذریعے ہی سے کہ یہ ایک خاموش طریقہ ہے، ساری باتیں طے ہو جایا کرتی ہیں۔ چنانچہ اس نے دوسرے روز ایک طویل خط لکھا، اور جب وہ کالج سے واپس آ رہا تھا ٹانگے میں یاسمین کو دیکھا۔ وہ اتر کر کرایہ ادا کر چکی تھی اور گھر کی جانب جا رہی تھی۔ خط اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ اس نے کوئی احتجاج نہ کیا۔ ایک نظر اس نے اپنے برقعے کی نقاب میں سے ظہیر کی طرف دیکھا اور چلی گئی۔ ظہیر نے محسوس کیا تھا کہ وہ اپنی نقاب کے اندر مسکرا رہی تھی، اور یہ بڑی حوصلہ افزا بات تھی۔ چنانچہ دوسرے روز صبح جب وہ سائیکل نکال کر کالج جانے کی تیاری کر رہا تھا، اس نے یاسمین کو دیکھا۔ شاید وہ ٹانگے والے کا انتظار کر رہی تھی۔ دائیں ہاتھ میں کتابیں پکڑے تھی، بائیں ہاتھ جھول رہا تھا۔ میدان خالی تھا، یعنی اس وقت بازار میں کوئی آمد و رفت نہ تھی۔ ظہیر نے موقع غنیمت سمجھا، جرأت سے کام لے کر اس کے پاس پہنچا اور اس کا ہاتھ جو کہ جھول رہا تھا پکڑ لیا، اور بڑے رومانی انداز میں اس سے کہا، تم بھی عجیب لڑکی ہو، خطوں میں محبت کا اظہار کرتی ہو اور بات کریں تو گالیاں دیتی ہو۔ ظہیر نے بمشکل یہ الفاظ ختم کیے ہوں گے کہ یاسمین نے اپنی سینڈل اتار کر اس کے سر پر دھڑا دھڑ مارنا شروع کر دی۔ ظہیر بوکھلا گیا۔ یاسمین نے اس کو بے شمار گالیاں دیں، مگر وہ بوکھلاہٹ کے باعث سن نہ سکا۔ اس خیال سے کہ کوئی دیکھ نہ لے، وہ فوراً اپنے گھر کی طرف پلٹا، سائیکل اٹھائی اور قریب تھا کہ اپنی کتابیں وغیرہ سٹینڈ کے ساتھ جما کر کالج کا رخ کرے کہ ٹانگا آیا۔ یاسمین اس میں بیٹھی اور چلی گئی۔ ظہیر نے اطمینان کا سانس لیا۔ اتنے میں ایک اور برقع پوش لڑکی نمودار ہوئی، اسی گھر میں سے جس میں سے یاسمین نکلی تھی۔ اس نے ظہیر کی طرف دیکھا اور اس کو ہاتھ سے اشارہ کیا، مگر ظہیر ڈرا ہوا تھا۔ جب لڑکی نے دیکھا کہ ظہیر نے اس کا اشارہ نہیں سمجھا تو وہ اس سے قریب ہو کے گزری اور ایک رکا گرا کر چلی گئی۔ ظہیر نے کاغذ کا وہ پرزہ اٹھایا، اس پر لکھا تھا، تم کب تک مجھے یوں ہی بیوقوف بناتے رہو گے؟ تمہاری ماں میری ماں سے کیوں نہیں ملتی؟ آج
प्लाजा सिनेमा पर मिलो। पहला शो 3 बजे। परवीन।